पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कामदेव सिंह आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बूथ कैप्चरिंग करता है। अब आगे इस कांड को करने के बाद कामदेव सिंह को सत्ता का संरक्षण मिल जाता है और जो भी डकैती के 1-2 मुकदमे दर्ज थे वे सभी खारिज हो चुके थे और उसने भी मन बना लिया था कि अब डकैतों वाला जीवन नहीं जीना है। लेकिन उसके पास उस समय कोई गैंग नहीं था जो अपराध में उसका साथ दे सके। इसलिए कामदेव ने मटिहानी गांव के उन्हीं लोगों जिनके साथ उसने बूथ कैप्चर किया था उन्हें साथ लेकर वह तस्करी की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाता है। कामदेव सिंह ने 1957 के अंत में सबसे पहले गांजे की तस्करी की थी। कामदेव ने अपने गुर्गों को साथ गांजे से भरे ट्रक को नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में लाकर अपने जीवन की पहली तस्करी को अंजाम दिया था। उस गांजे को बिहार ही नहीं आसपास के अन्य राज्यों में भी बेचा गया था। तस्करी की दुनिया में प्रवेश करने के बाद कामदेव सिंह के ठिकाने अब जंगल की बजाय बेगूसराय के गांव में होने लगे थे। तस्करी के ट्रक नेपाल बॉर्डर के रास्ते बिहार में आते और वहीं से गांजे को अन्य राज्यों में एक्सपोर्ट किया जाता। एक बार जब कामदेव सिंह खुद ट्रक में अपने आदमियों के साथ बैठकर गांजे को बिहार ला रहा था तो उसके एक मुखबिर ने उसे सूचना दी कि इस बार माल बिहार की बजाय कलकत्ता जाना है। वजह पूछने पर मुखबिर ने उन्हें बताया कि वहाँ पर आपसे कोई मिलना चाहता है जो कि किसी दूसरी वस्तु की स्मगलिंग का धंधा हमारे साथ करना चाहता है। कामदेव की हाँ होने के बाद वो ट्रक बिहार में रुकने की बजाय कलकत्ता की ओर रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कामदेव की मुलाकात उस दूसरे तस्कर से होती है। जलपान करने के बाद वो स्मगलर कामदेव को बताता है कि गांजे की तस्करी में उतना पैसा नहीं है जितना ज़्यादा पैसा स्टील की तस्करी में है। इस पर कामदेव हंसते हुए उनसे कहता है तो ठीक है, अब मैं गांजे के साथ स्टील की भी स्मगलिंग कर लूँगा। लेकिन वो तस्कर कामदेव सिंह को चुप करते हुए बताता है कि स्टील की तस्करी पर बेगूसराय के एक स्थानीय कम्युनिस्ट नेता का वर्चस्व चलता है। उसके रहते स्टील की तस्करी कोई और करे यह असंभव है। इस पर कामदेव सिंह उसे हाथ मिलाकर कहता है कि उनके जाने के बाद तो स्टील की तस्करी कर सकते हैं ना। कामदेव के यह शब्द सुनकर वो तस्कर अवाक रह जाता है। शायद उस तस्कर को यह समझ आ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। इधर कामदेव सिंह कलकत्ता से लौटकर मटिहानी के ही एक कांग्रेसी नेता के साथ उनके ही अड्डे पर अपने गुर्गों की एक मीटिंग करता है और सभी को अपना निर्णय सुना देता है कि अब वह स्टील की तस्करी करेगा और उसे इस काम में प्रशासनिक मदद नेताजी और दुश्मनों को समाप्त करने में गैंग के सदस्य साथ देंगे। वहाँ पर मौजूद सभी ने कामदेव की बात का समर्थन किया और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि उस कम्युनिस्ट नेता की मृत्यु तय है। दोस्तों, मैं उस कम्युनिस्ट नेता का नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगा। वहीं दूसरी ओर वो कम्युनिस्ट नेता इस बात से अनजान थे कि कामदेव उन्हें खत्म करने की योजना बना चुका है। वो समय 1958 के मध्य का था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। कामदेव सिंह के खबरी ने उन्हें सूचना दी कि वो नेताजी अपने खेतों की तरफ अकेले ही टहलने निकले हैं। ये खबर मिलते ही कामदेव अपने आदमियों को साथ लेकर उनके खात्मे के लिए रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद कामदेव सिंह वहाँ पहुँचकर उन्हें घेर लेता है और वो नेताजी को समझ पाते इससे पहले ही कामदेव अपनी कमर से रिवाल्वर निकालकर उनकी तरफ तान देता है और एक के बाद एक उनके सीने में ताबड़तोड़ 6 गोलियां मार देता है। अगले ही दिन उस कम्युनिस्ट नेता की हत्या की खबर सिर्फ बिहार में ही नहीं कलकत्ता से लेकर नेपाल तक फैल जाती है। स्थानीय लोगों को यह पता चल जाता है कि ये हत्या वर्चस्व में किसने और क्यों की है। लेकिन कामदेव सिंह के खौफ के कारण कोई कुछ नहीं बोल सका और इस हत्या के बाद स्टील की तस्करी का रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रतिशोध रक्त से शुरू होकर रक्त पर खत्म होता है, क्योंकि इस हत्या के बाद भले ही तस्करी पर कामदेव सिंह का राज चलने लगा, लेकिन इस पहली हत्या के बाद सारे कम्युनिस्ट नेता एकजुट हो चुके थे और इसके बाद बेगूसराय की धरती पर वो खूनी संघर्ष होने वाला था जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है।